नमस्कार, कौन बनेगा प्रधानमंत्री में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। जी हां, सिर्फ 151 दिन रह गए हैं अगले प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ लेने, और हम इस तारीख पर क्यों पहुंचे हैं, यानी कि 21 मई 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। लिहाजा अगर उस तारीख को हम पैमाना माने तो सिर्फ 151 दिन बचे हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, वो शो जिसमें दिन के बड़े राजनीतिक मुद्दे होते हैं, और आज हम आपके समक्ष दो बड़े मुद्दे रख रहे हैं। एक तरफ वाराणसी में मोदी की गर्जना, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। सवाल ये, सरकार बनाना तो लगभग तय माना जा रहा है, मगर क्या वादे पूरे कर पाएंगे केजरीवाल? ये दो बड़े सियासी मुद्दे आज हम चर्चा करने वाले हैं। मगर आइए सबसे पहले बात करते हैं केजरीवाल के समक्ष चुनौती की। बात तो कर दी है, और लगातार कांग्रेस को चुनौतियां भी दी जा रही हैं। दो मुंह साफ भी कहा गया है, मगर बुनियादी मसला वही है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई तो क्या वो वादे को पूरे कर पाएंगे? हमने उनसे समर्थन नहीं मांगा था। अगर वो इस अपेक्षा में समर्थन देने की चिट्ठी लिख रहे थे, उसके बाद हम उनकी तारीफ करने लगेंगे, तो वो फिर इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए उनको। देखिए, उनके चेतावनी देने से या उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता से आम आदमी पार्टी का ये तीखा हमला उस कांग्रेस पर है जिसके समर्थन से पार्टी सरकार बनाने के लिए सर्वे करा रही है। बट आप जिस तरीके की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप तो चाहते हैं कि सरकार ना बनाए, आप अपनी जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं। दिल्ली कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने लवली केजरीवाल एंड कंपनी पर पलटवार कर ही रहे थे। उसी दौरान कुमार विश्वास ने ट्विटर पर दो मुंहे सांप की तस्वीर डाली और कांग्रेस पर हमला कर दिया। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम तो आपको फंसाना चाहते हैं, हम उसको ट्रैप करके एक्सपोज करना चाहते हैं। अगर मैंने ये कहा कि कांग्रेस चीटर है, तो ये तो ऐसे जैसे सूरज पूरब से निकलता है। धोखा देना, चाहे वो जनता हो और चाहे साथी हो, ये कांग्रेस की फितरत में है। इसमें कोई सी नई बात है, ये तो बहुत ही सामान्य बात है। अगर कांग्रेसी इस पर बुरा मानते हैं तो मेरी सहानुभूति उनके साथ है। वार पलटवार के बीच सरकार बनाने को लेकर तस्वीर भले ही पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन केजरीवाल ने अंग्रेजी अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स से जो कुछ कहा है उसने संकेत दे दिए हैं। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली के 75% लोग चाहते हैं कि हम सरकार बनाएं। सरकार बनाकर जनता को किए वादे पूरे करने से हमें लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा होगा। मुख्यमंत्री बनने पर मैं ज्यादा यात्रा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दिल्ली में हमारी सरकार के काम से हमें फायदा मिलेगा। संकेतों से यह तो साफ है कि केजरीवाल सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन हिचकिचाहट रोड़ा बनकर राह में है। तो इस कांग्रेस केजरी गठबंधन को मिलकर के सरकार बनानी चाहिए, और जो वायदे किए हैं उन वायदों को निभाना चाहिए। आप पार्टी को अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ज्यादा जिम्मेदारी के साथ बातें करनी चाहिए। कांग्रेस पहले ही केजरीवाल की झोली में बिना शर्त समर्थन डाल चुकी है। सर्वे में भी 75 से 80% लोग सरकार बनाने के लिए हाँ कह रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या जल्द ही दिल्ली वालों का 700 लीटर पानी और सस्ती बिजली का सपना हकीकत में बदलने वाला है, या फिर सोमवार को केजरीवाल कोई नई कहानी लेकर दिल्ली वालों के सामने आने वाले हैं? और इस मुद्दे पर जोरदार बहस के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हम आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह, कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही, और आम आदमी पार्टी की तरफ से मयंक गांधी बस जुड़ने ही वाले हैं। मगर सीधा सवाल आपसे आलोक जी, मयंक गांधी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक जी, आम आदमी तो ऐसा लग रहा है, आम आदमी पार्टी पूरा प्रयास कर रही है कांग्रेस को प्रवोक करने की, कि भैया वो बौखला के कह दें उपराज्यपाल महोदय से कि हम इन्हें समर्थन नहीं दे रहे। तो आप इतना प्रवोक क्यों कर रहे हैं कांग्रेस को? नहीं, हम तो सिर्फ छवि सामने ला रहे हैं और ये कंफर्म कर रहे हैं कि अगर आप हमें कठपुतली के जैसा नचाना चाहते हो तो वो नहीं हो पाएगा। बस ये देश के सामने बात रख रहे हैं कि भाई इनका एक बैकग्राउंड है, हम सरकार बनाने को तैयार है अगर देश कहे तो। अगर दिल्ली की जनता कहे तो देश और जनता को करने दीजिए ना मयंक जी, करोगे तो उसकी शायद चिंता, उनका जो भी बैकग्राउंड है उसकी चिंता देश जनता को करने दीजिए। आप जब बार बार इस तरह से कहते हैं तो कहीं ना कहीं एक भाव जाता है कि आप एक एलिबाई तैयार कर रहे हैं कि कल को हम काम नहीं कर पाए, या हमें सरकार बनाने का मन ही नहीं है। बिल्कुल, सरकार अगर जनता कहेगी तो जनादेश लेते ही नहीं अगर सरकार नहीं बनानी होती। सरकार बनानी है, जनादेश हमने लिया है, जो जनादेश आएगा उस हिसाब से हम सरकार बनाएंगे, उसमें तो दो मत है ही नहीं।
तो अगर आलोक जी, हम जी। आप जो कह रहे हो कि हम सरकार नहीं बनाना चाहते, अगर ऐसा होता तो जनादेश क्यों लेते? आलोक जी, ये आपको दो मुहा सांप और न जाने कितनी संज्ञाओं से नवाज रहे हैं, मगर आपकी भी वाकई दाद देनी पड़ेगी आपके संयम की। आप फिर भी इसे बर्दाश्त कर रहे हैं, ऐसी क्या डेस्परेशन है आलोक जी? हमारी कोई डेस्पिरेशन नहीं है, कांग्रेस पार्टी का ऐसा नहीं है कि हमें सरकार बनवानी ही है। हमारा तो केवल ये था कि दिल्ली के साथ अन्याय ना हो, दिल्ली को दोबारा चुनाव में ना ढकेला जाए। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपने खोखले वादे कर कर, इम्प्रैक्टिकल वादे कर कर दिल्ली की जनता को जो गुमराह किया है, वो कहीं ना कहीं चीज़ सामने आए कि कौन सी चीज़ सच है, किसने डेवलपमेंट किया और किसने केवल वादे किए। लेकिन जिस तरह की अभद्र और अमर्यादित भाषा का उपयोग आम आदमी पार्टी कर रही है, तो मैं केवल ये कहूंगा कि ये इनकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है और इसके अलावा कुछ नहीं। आप कह रहे हैं कि गुमराह किया इन्होंने झूठे वादे करके। जब आपको लग रहा है कि इन्होंने झूठे वादे करके गुमराह किया है, तो ऐसे में फिर उस पार्टी को आप साथ बाहर से क्यों दे रहे हैं? उसमें तो फिर ठीक है, फिर नए सिरे से चुनाव हो जाए। देखिए, अगर ये लोग सरकार बनाकर अपने वादों को पूरा करने की हिम्मत रखते हैं, एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी तो इन्हीं को दिखानी पड़ेगी। इन्हीं का मुख्यमंत्री होगा, इन्हीं के मंत्री होंगे, इन्हीं का प्रशासन होगा। ये कैपेबिलिटी तो इन्हीं को शो करनी पड़ेगी। विजय के सवाल के भाव को नहीं समझे। मैं समझ रहा हूं। नहीं, विजय ने आपसे पूछा कि अगर ये इस तरह के झूठे वायदे कर रहे हैं, देखिए, तो आपने एक सुनिए ना मेरी बात, 15 साल से आप लोग राज कर रहे हैं, तो आप ऐसी पार्टी को क्यों थोपना चाहते हो दिल्ली के ऊपर जो झूठे वायदे करना चाहती है? देखिए अभिसार जी, मैं बेबुनियाद बात नहीं कर रहा हूं। विजय भाई का सवाल बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, इन्होंने कहा कि बिजली के हम दाम कम कर देंगे। 50% दाम अगर ये कम करने चलते हैं तो लगभग 1000 करोड़ रुपए का सालाना का दिल्ली के ऊपर, बजट के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। मैं इम्प्रैक्टिकलिटी की अगर बात कर रहा हूं तो मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। अभी भी तो 500 करोड़ की सब्सिडी दे रही है ना शीला दीक्षित मैं सरकार। उसके अलावा 500 के अलावा जाएगा ये 1000 करोड़ के करीब। अगर पानी की भी बात करते हैं तो उसमें भी लगभग 500 करोड़ के करीब आएगा इनके ऊपर एक्स्ट्रा बजट। और पानी के मामले में 700 लीटर इन्होंने कहा फ्री दे देंगे। तो फ्री तो केवल उन्हीं को मिलेगा जहां तक पाइपलाइनें गई हैं। इनका तो कहना है हम टैंकर राज को आते ही खत्म कर देंगे। तो मुझे नहीं समझ आता है कि आम आदमी पार्टी की क्या प्लानिंग है। मयंक जी, इससे पहले कि मैं आपके पास जाऊं, सिद्धार्थनाथ सिंह, यहां पर तस्वीर क्या है? कांग्रेस की डेस्परेशन, कांग्रेस फंसाना चाहती है जैसा कि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, या फिर आम आदमी पार्टी का संयमित ना होना? देखिए, अब कांग्रेस क्या करना चाहती है, आम आदमी क्या करना चाहते हैं, मगर जो इस समय हालात हैं उसके हिसाब से चले तो दोनों ने, एक ने अनकंडीशनल दिया है, एक ने जनता जनार्दन से फिर वापस जाके एसएमएस के माध्यम से उनकी राय मांगी। और जो टीवी पे चला वो 75% आ रहा है कि इनको सरकार बनानी चाहिए, क्योंकि जनता भी अब चाहती है कि आपने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा वो आप उसको पूरा करें। और वो कांग्रेस पे भी निगरानी रखना चाहेंगे कि आप जो वायदे ये कहीं पूरा कर रहे हैं आम आदमी वाले, उसमें आप अड़चन तो नहीं पैदा कर रहे हैं। तो ये दोनों का एक टेस्ट है, और कहीं आम आदमी अपने वायदे पूरा कर सकती है तो उनके लिए एक मौका मिलता है। मगर अब आम आदमी को, अरविंद केजरीवाल जी को कहीं मौका मिल रहा है तो उनको वो सिद्ध करना चाहिए जो कहते हैं वो करते हैं। ये बड़ा आवश्यक है। मयंक गांधी, इस देश की अब जनता जो है, मतदाता जो है, वो अब ये देख रहे हैं कि जो व्यक्ति जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है उस ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर वो वोट डालेंगे। खरा उतरता है कि नहीं? मगर मयंक गांधी, सवाल ये है, सिलसिलेवार तरीके से बात करें। अब मसलन हम बिजली की बात करें, आप कहते हैं ऑडिटिंग होगी, ये पता चलेगा कि बिजली की कंपनियां जो दावा कर रही हैं इतना नुकसान हो रहा है, उसकी हकीकत की हम जांच करेंगे। मगर आपसे सीधा सवाल, अगर ऑडिट में यह बात सामने आ गई कि वाकई जबरदस्त नुकसान है बिजली की कंपनियों को, तो क्या पारदर्शिता के चलते आप बिजली के दाम बढ़ाएंगे? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हमने काफी कुछ वर्क करके ने बाद हमने ये वादा दिया था। आपको पता नहीं होगा, लेकिन जो बिजली के पहले के काफी सीनियर लोग थे, सबके साथ मिलके हमने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे थे। ये कमिटमेंट करने के पहले बहुत रिसर्च और डेटा बना हुआ है। अब हम सत्ता में आएंगे, हम आपको करके दिखाएंगे जो वायदे किए हैं। आप थोड़े दिन की बहुत स्पेसिफिक्स की बात करें। अगर जनादेश है सोमवार तक के सरकार बननी चाहिए, आपका DERC बहुत कहता सोच समझ के कि राजस्व घाटा करीब 19,000 करोड़ से ज्यादा का बताते हैं ये लोग। तो सवाल ये कि ये तमाम बहुत स्पेसिफिक चीजें हैं,
आपके पास वाकई कोई प्लान है या एक तरह की हवाबाजी है, और यही वजह है कि कतरा रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल कतराने का सवाल होता। आप बात कैसे कर रहे हो? कतराने का सवाल होता तो हम लोगों तक जाते ही नहीं, सरकार बनाने को बना ही कर देते। हम सरकार बनाना चाहते हैं और जो जो वायदे हमने बताए हैं लोगों के सामने वो सारा पूर्ण करके इस प्रकार का प्रशासन दिखना चाहते हैं जो इस देश में कभी नहीं हुआ। ये आप देखेंगे तो कहते हैं सिर्फ हमें डर ये है कि जब अच्छा प्रशासन होने लगेगा, जब हम ऐसे ऐसे एक्शंस लेना शुरू करेंगे तब कांग्रेस हमें न गिरा दे, इसलिए पहले से हम चेतावनी दे रहे हैं। बस और कोई बात नहीं है। सत्ता पे सरकार चलाना भी चाहते हैं और अच्छा प्रशासन देना चाहते हैं। जो हमने वायदे किए वो पूरे भी करेंगे। आम आदमी पार्टी के साथी से पूछना चाहता हूं, मान लीजिए इन्होंने वादे पूरे 4 महीने में नहीं किए तो क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की दुहाई तो नहीं देंगे? क्या ये तो नहीं कहेंगे कि अधिकारियों ने हमारा साथ नहीं दिया? क्या ये 4 महीने में अगर 50% के बिजली के दाम नहीं कम हुए तो क्या इस्तीफा दे देंगे 4 महीने के बाद? ये 4 महीने का सवाल क्या आया ये मैं समझ नहीं पाया। 4 महीने आपने मैनिफेस्टो के अंदर दिए हैं कि 4 महीने के अंदर हम 50% बिजली के दाम कम कर देंगे। फिर आप ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हमने जांच कमेटी बैठा दी और जांच कमेटी अब अपना जब तक फैसला नहीं देगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते? कोई आप इसके इतनी चिंता मत कीजिए। चिंता है बिल्कुल। जो हमने वायदे किए हैं वो आराम से वायदे पूरे कर देंगे। आप कोई भी टेंशन न ले। नहीं, क्या आप अगर टेंशन 4 महीने में आपने पानी 100% लोगों को, दिल्ली की जनता को भी है। अभिसार जी, इन्होंने कहा कि हम पीने का पेय जल दे देंगे और शुद्ध दे देंगे। क्या 4 महीने में अगर दिल्ली के लोगों को पाइपलाइन से पानी नहीं मिला, टैंकर राज पूरा खत्म हो गया, तो आज ही इस्तीफा दे रहे हैं ये लोग? संक्षिप्त में बताइए, इसका जवाब दीजिए मयंक। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये पानी की पाइपलाइन बिछाकर, वहां तक ये मेरे कांग्रेस के दोस्त बात आपके घोषणा पत्र में आपने कहा कि 4 महीने में बिजली का रेट आप कम करेंगे, इसलिए ये बात हो रही है। मुझे अगर कम नहीं कर पाए तो क्या आप रेजिग्नेशन दे देंगे 4 महीने के बाद? करेंगे, उसमें क्या बात है। लेकिन ये पानी वो क्या करेंगे वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आपका तो आपके ऊपर छोड़ दीजिए और कांग्रेस भी है तो जो हमने वायदे किए वो पूरा करेंगे। एक मिनट सिद्धार्थ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपको ये तमाम चीजें व्यावहारिक दिखाई देती हैं? नहीं, देखिए, जब गठबंधन एक अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है तो कांग्रेस को कुछ उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए आज के, मगर लगता है कांग्रेस एक अविश्वास की तरह बात कर रही है। अनकंडीशनल सपोर्ट में यह होता है कि विश्वास उनको पूरा मौका दिया जाए। आम आदमी जो है वो जिस तरह का वो आप कह सकते हैं वायुमंडल जो बना रहे हैं उसमें इन लोगों के अंदर अविश्वास पहले से आ गया है, चाहे वो कांग्रेस के प्रति हो या अविश्वास अपनी क्षमता के ऊपर हो कि हमने कोई मैनिफेस्टो लेकर आए थे उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। अब ये दोनों तरफ अविश्वास का एक माहौल है, मगर अब देश की जनता या दिल्ली की जनता, मैं कहूं आपके खुद के सर्वे, एसएमएस जो भी आपने किया उसके आधार पे वो कह रही है आप बनाइए। तो मेरे ख्याल से अब भाजपा का ये मानना है कि आप लोगों को शांत हो जाना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए और ग्राउंड पे उतरकर समझकर जो आपने कहा उसको लागू करने का प्रयास पूरा करना चाहिए। वो देश की दिल्ली की जनता देखना चाहती है। आलोक जी और मयंक दोनों से संक्षिप्त में जानना चाहूंगा। मयंक और आलोक, पहले आलोक आपसे संक्षिप्त में बताइएगा, इस तरह की टिप्पणी के लिए, इस तरह की भाषा के लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिस तरह की भाषा, अभद्र भाषा का उपयोग आम आदमी पार्टी की तरफ से कई दिनों से हो रहा है, आपने भी देखा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, बहुत ही अमर्यादित और अजीब सी भाषा का उपयोग हो रहा है। उनको भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सम्मान करते हुए देश की जनता सम्मान करना चाहिए। मयंक की जनता ने उनको आम आदमी पार्टी इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रही है, जिसमें लगभग जैसे तू तड़ाक पर बात आ गई है? बिल्कुल ऐसा क्यों? नहीं, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लग रहा है कि अमर्यादित बात हो रही है, लेकिन जरूर देश के सामने रख रहे हैं कि ये विश्वास के लायक पार्टी नहीं है। लेकिन अगर जनता चाहती है हम सरकार बनाएंगे और जो भी वादे किए हैं उसको पूरी तरह से मयंक जी पास हो जाएंगे। कमजोर है तो इमारत कैसे बनाओगे? लेकिन पहले दो देश के क्या कमजोर है? बुनियाद हमारे पास जब सरकार है, हमारे पास सत्ता है, तो हमारे पास प्रशासन है,
तो हम इसको पूरा करेंगे, हम इससे भाग नहीं रहे हैं। सिर्फ हम लोगों को यह कह रहे हैं कि जब भी ऐसा कुछ हो जाएगा, जैसे कोई बड़े मुद्दे आ जाएंगे, तब कांग्रेस अगर इसको पीछे हटाने की कोशिश करेगी तो हम अभी से उनको वार्न करते हैं कि देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी अगर इस तरह का काम करेंगे। बस इतना हम उनको वार्न करके हम सत्ता के ऊपर हम सरकार चलाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, जनता का जनादेश आने के ऊपर, और जो वादे किए उसको पूर्ण भी करके देंगे। नहीं, आज आपने 4 दिसंबर के जनादेश को भुला दिया दिल्ली के। अभी जो जनादेश आ रहा है इसको 10 दिन बाद भुला देंगे तो कौन जिम्मेवारी लेगा आपकी? मयंक जी, सवाल ये भी है, जो बात आलोक जी ने पूछी वो अलग जगह है। मेरा सवाल ये है, आप ऐसा लग रहा है भरपूर कोशिश कर रहे हैं दिल्ली की जनता को ये बताने के लिए कि बेशक हम कांग्रेस से समर्थन ले रहे हैं, मगर हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है। मगर सत्य तो ये है यहां पर मयंक जी कि आपकी सरकार कांग्रेस के समर्थन से ही बन रही है। बॉटम लाइन यही है। नहीं, उस बात में कोई दो राय है ही नहीं कि एक उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। आज की भाषा सुन के लग नहीं रहा है कि एक अनकंडीशनल सपोर्ट है। लेकिन अगर हम पहले बार जब हमने सत्ता बनाने का मना किया था, इसलिए किया था क्योंकि हम एंटी कांग्रेस और एंटी बीजेपी वोट पे आए थे, तो लोगों को पूछा अब यह कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं, क्या करना नहीं बदली है। अजीत शाही हमारे साथ जुड़ गए। सरकार अजीत शाही, और जो वादे किए वो पूरे करेंगे। क्या आप आम आदमी पार्टी के रुख में बदलाव देख रहे हैं या फिर आप इसे व्यावहारिक राजनीति का एक तरह से हिस्सा मानते हैं? अभी साहब 9 तारीख को आपको याद होगा मैंने आपके ही शो में, इसी स्टूडियो में ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन सकते हैं। शाजिया इल्मी थी उस वक्त हमारे साथ, और मैंने आपसे ये भी कहा था, अर्ज किया था कि आम आदमी पार्टी को ही अंततः सरकार बनानी पड़ेगी, और आज वही हो रहा है। देखिए क्या है, मुझे समझ में, या आपसे मैं ये कह सकता हूँ कि ये इलास्टिसिटी, पॉलिटिक्स में इलास्टिसिटी की बहुत ज़रूरत होती है, और ये लोग अब धीरे धीरे राजनीति के इस खेमे में आएंगे। मैं फिर भी इस तरह से ये कहने को तैयार नहीं हूं कि ये सिनिकल हो जाऊं और ये कहूं कि ये जो है वो जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। दरअसल मुझे लगता है 6 महीने तक ये सरकार चला पाएंगे, क्योंकि किसी भी हालत में लोकसभा के पहले न भाजपा न कांग्रेस इनकी सरकार को गिराएगी, क्योंकि ये मार्टर बन जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि ये जिस तरह से अभी पावर में आएंगे तो ये अपने वादे पूरे कर पाए ना कर पाए, लेकिन उस दिशा में उनको फौरन कदम उठाने पड़ेंगे, और ये उठाएंगे भी। जी अजीत जी, आप लोग सब मेरे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद हम लोग आएंगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की गर्जना की। और अब बात कौन बनेगा प्रधानमंत्री की। आज नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दस्तक दी, तो कहा जा सकता है कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर एक सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी जो है नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत कर रही है। मिशन पूर्वांचल के प्लान पर निकले नरेंद्र मोदी ने पहले देवताओं के दरबार में हाजिरी लगाई, फिर वाराणसी के मंच से गरीबी के बहाने गांधी परिवार पर हमला बोला। ये कांग्रेस पार्टी भी जब चुनाव आता है तो माला फेरने लग जाती है, गरीब 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 गरीब, और मन में सोचती है एक बार इनके आशीर्वाद मिल जाए नैया पार हो जाएगी। मोदी ने अपने ऊपर हुए उस जुबानी हमले का भी जवाब दिया, जिसमें उनके बारे में कहा गया था कि चाय बेचने वाला पीएम नहीं बन सकता। गरीबों की बात करने वाले लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? मैं आपको मेरे संस्कारों के आधार पर कहना चाहता हूं, हमें चाय बेचना मंजूर है, हमें देश बेचना मंजूर नहीं। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने मोदी को चाय बेचने वाला कहा था। अब नरेश अग्रवाल कह रहे हैं कि मोदी समाजवादियों को नसीहत न दें। हम खुद, हमारे मुलायम सिंह नेता हैं तो बहुत गरीबी से पढ़े हैं, फीस तक गांव के लोग उनकी चंदा करके देते थे, तो उन्हें क्या सीख देंगे, कौन सीख देगा? पीएम उम्मीदवार बनने के बाद मोदी की यूपी में ये 5वीं रैली थी। लोकसभा चुनाव में मोदी को यूपी से काफी उम्मीदें हैं। 1991 के चुनाव में बीजेपी को यहां 51, 1996 में 52, 1998 में 57 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 1999 में संख्या घटकर 29 हो गई। बीते 2 लोकसभा चुनाव में सिर्फ 10-10 सीटों पर ही जीत मिली। मोदी को ये बखूबी मालूम है कि लाल किले तक पहुंचना है तो यूपी में सीट के आंकड़े को बहुत आगे बढ़ाना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी अपनी रणनीति आगे बढ़ा रहे हैं। वंदे वंदे
हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करना चाहेंगे सिद्धार्थनाथ सिंह का। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, इसमें दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को एक तुरुप के पत्ते की तरह पेश कर रहे हैं, मगर जब तक आपका जमीनी कैडर मोबिलाइज नहीं होगा आप उत्तर प्रदेश में वैसी दस्तक नहीं दे पाएंगे। तो क्या पिछले 2 बार की हार में के बाद इस बार कैडर में उतना उत्साह है? साहब जी, मैं आज वहीं से आ रहा हूं। वाराणसी में मैं था, पिछले 1 हफ्ते से इलाहाबाद में रहा। वहां पर हम लोगों ने किस प्रकार से, इलाहाबाद 100 किलोमीटर है, वहां से कितने लोग जाएंगे उसका आकलन कर रहा था। और उसके बाद जितना हमने सोचा था, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, उसके 3 गुना लोग इलाहाबाद से ही आए जो 100 किलोमीटर दूर है। एक अजीब जो सैलाब देख रहा हूं मैं, जमीनी सैलाब जो देख रहा हूं, जिससे कि कार्यकर्ता भी कभी कभी आश्चर्य है उसको कि ये हो क्या रहा है। मत लोग भर भर के आए, आज 6 लाख से नीचे नहीं थी भीड़। और मैंने रोड पे जो देखा, जीटी रोड पे देखा, कम से कम 2 लाख जब भी लोग भागे आ रहे थे कि मोदी जी को देख लें। मगर ये जो है, इससे जो कार्यकर्ता सीखता भी है, उसके साथ ये भी दिखता है कि वहां की जो मशीनरी है, जो हम लोग की बूथ लेवल तक की मशीनरी है, उसके ऊपर अच्छी तरह से ऑयल चढ़ गया है, ग्रीस लग चुकी है, ऑयल चढ़ गया विजय, ऑयल चढ़ गया विजय। इसलिए शायद हम जैसे नहीं, इनकी नजर में तो खैर ये कहेंगे ये छठी सभा है, लेकिन मेरा एक सवाल था इनसे कि प्रवीण तोगड़िया कह रहे हैं, आज इन्होंने बयान जारी किया है कि मोदी राम मंदिर पर क्यों नहीं बोलते। तो इस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि ऐसी वो बात आप ही के पुराने साथी संघ परिवार के वो ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? ऐसा है, मैं किसी वीएचपी या उस पर कमेंट नहीं करूंगा, मगर जो देखा उसका विवरण करूंगा। और इस देश की जनता जो आज कोई भी रैली देख लेते, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सिद्धार्थनाथ सिंह, बाहर निकल के एक मैं समझ गया, आज अगर रैली हमने भीड़ देखी, ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुन लिया है, हमने भीड़ देखी, मगर सवाल बड़ा यहां पर ये कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो कि एक पार्टी है वो पीछे चली गई है और एक व्यक्ति विशेष आगे है। तो आपके पास विचार क्या है? नरेंद्र मोदी, ये मैं समझ रहा हूं, भीड़ है ये भी मैं देख रहा हूं, मगर प्रणाली जो है वो पीछे चली गई है, व्यक्ति विशेष आगे हो गया है। ऐसा है, नरेंद्र मोदी बीजेपी के बिना नहीं है, वो बीजेपी के सिद्धांतों को, उसकी आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं और उसमें एक ही आइडियोलॉजी है, वो है विकास। और नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में जो काम किया है, वो कहा नहीं है कि हम ये एक्ट लिया है, ये आरटीआई लिया है, हम ये लिया है। उन्होंने कहा कि हमने जो किया, वो जो कहा वो करके दिखाया, ट्रैक रिकॉर्ड के साथ है। यही चीज आप मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं, यही चीज आप छत्तीसगढ़ में देख रहे थे। इसलिए जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये विश्वास पब्लिक में आ गया जो आज निराश बैठी हुई है। आलोक जी, भीड़ को देख के डर तो नहीं लग रहा? देखिए, अभी हमारे भाजपा के साथी ने बड़े साफ गोई से कहा कि किस तरह से वो भीड़ को जुटाते हैं। पटना में भी जब रैली हुई तो कहा गया कि 100 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ। दिल्ली में भी जब रैली रोहिणी के अंदर हुई तो इनको याद होगा, लेकिन ये रोहिणी की अपनी पर्सनल सीट को भी जो भाजपा के पास 3 टर्म से थी उसको नहीं बचा पाए। तो आज भीड़ को देखकर केवल ये कह देना कि प्रधानमंत्री चुन लिया गया है, मैं समझता हूं बड़ी विडंबना है और अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य होगा। अभी नहीं, मगर आलोक जी, सिर्फ भीड़ की बात नहीं है, एक उत्साह भी होता है। मैंने कहा कि पब्लिक अपने आप भर भर के आई है, फिर आपको इलाहाबाद में बैठकर 1 हफ्ते तक एक्सरसाइज क्यों करनी पड़ी? ज्यादा पब्लिक आई है इलाहाबाद में। आप बैठकर इलाहाबाद में रहना कर रहे थे, वहां का पब्लिक अपने आप ही आ रही थी। तो आप, मैं आपको बताता हूं, आप में और हमारे में अंतर क्या है। आप पैसा देके लेकर आते हैं, हम पैसा नहीं देते, व्यवस्था देते हैं कि लोग कभी नहीं लेकर आते हैं इस तरह से। आपके यहाँ जरूर वो हमने करके दिखाया, बयान आते हैं। वैसे आलोक जी, एक तरफ तो अंदर इस तरह से सिद्धार्थ जी, एक तरफ तो आप कहते हो कि कांग्रेस की रैलियों में भीड़ ही नहीं आती। अरे बाबा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पैसा लेकर एक काम करो आलोक जी, 2 लाख की, 1 लाख की आप सोनिया गांधी या राहुल गांधी या मनमोहन सिंह की रैली कर दो, मैं अपने वर्ड वापस ले लूंगा। नहीं, वर्ड्स वापस लेने का हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि आप इसी भ्रम में जिए। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जब जहां पर रैलियां होती हैं दिल्ली के अंदर, वो भी सीटें आप हार जाते हैं
और उस रैली का क्या फायदा जिस चलिए, रैली के अंदर एक मिनट केवल चुनावी जुल्मे चढ़ाए जाते हैं। शामिल कर अजीत, आम आदमी की बी टीम बन गए हैं। आलोक जी, आप आम आदमी की बी टीम बन गए हैं, तो आप तो हमें फेस कर नहीं पा रहे हैं। आप आम आदमी या सीबीआई के माध्यम से जितना देखिए समय कम है, कौन किसको फेस करेगा, समय आने पर बताएंगे। और उस पर अजीत, आप इस बात को मानेंगे कि जब से अमित शाह को इंचार्ज बनाया गया उत्तर प्रदेश का, एक खास योजना के अंतर्गत नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश में बार बार प्रेजेंट किया जा रहा है, क्या यह पॉलिसी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मदद देगी? बिल्कुल देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी अगर न होते तो भाजपा का एकदम पत्ता साफ था। आप ये देखिए, आज की तारीख में जो 10 MP सांसद लोकसभा के उत्तर प्रदेश से बीजेपी के आते हैं, वो कौन लोग हैं? वो सब, उसमें से आधे से ज्यादा लोग नामी गिरामी लोग हैं। एक मेनका गांधी हैं, एक उनके बेटे हैं, एक राजनाथ सिंह हैं, एक लालजी टंडन है, एक महंत अवैधनाथ हैं। तो जब बाकी सारे लोगों का इनका सुपड़ा साफ है, इनकी 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इनकी वहां पर है, वेस्ट यूपी में है, और 3 इनकी जो आंवला, आजमगढ़ और गोरखपुर तीनों मिलकर हैं। सवाल यह है कि 80 कॉन्स्टिट्यूंसीज में आज बनारस में नरेंद्र मोदी गए, बहुत भीड़ आई, 6 लाख लोग आए, बड़ी अच्छी बात है और जरूर इसका फायदा होगा उनको। लेकिन क्या 80 कॉन्स्टिट्यूंसीज में आने वाले दिनों में कहां कहां नरेंद्र मोदी जा पाएंगे यूपी में? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की कैंपेन सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के प्रभाव पर। सिद्धार्थनाथ सिंह, इसका जवाब दीजिए। आपका पूरा कैंपेन एक व्यक्ति, और एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, आप अभिसार, बस एक छोटी बात जोड़ना चाहूंगा। जरूर नरेंद्र मोदी जी का इम्पैक्ट है और दिख रहा है, इस पर कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं एक सेकंड में एक बात पूरी कर दूं, लेकिन ये मैं जानना चाहूंगा सिद्धार्थनाथ सिंह से कि 1998 में लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक, जो आज तक बीजेपी का यूपी में जो सर्वाधिक वोट शेयर आया है, वो 38.5% 1998 के चुनाव में था। वो 2009 में गिरकर 18.5% पे अटक गया था। तो 18.5% से आप अपना वोट शेयर कितना ऊपर जाते हुए देखते हैं? इधर उधर की बात तो अपनी जगह है, थोड़ा कुछ एक संख्या बताइएगा। आपको क्या लगता है, आप 25% वोट शेयर लाएंगे, 30% वोट शेयर लाएंगे? आपको कितना दिखता है? ऐसी भविष्यवाणी तो शायद वो खुद भी नहीं कर पाए। लेकिन जब वो इतनी बात कर रहे हैं, लहर है, 6 लाख लोग हैं, और मैं ये भी देख रहा हूं आज ही अमित शाह ने कहा है कि हम 272 सीटें जीत कर आएंगे। अजीत जी ने पहला सवाल पूछा था आपसे, 350। तो राजनाथ सिंह ने कह दिया 350, पिछली बार 366 सीट पे लड़े थे। अजीत जी जवाब ले लेते हैं सिद्धार्थनाथ सिंह से। सिद्धार्थनाथ सिंह, जवाब दे सकता हूं? हाँ बोलिए। आप जवाब सुन लीजिए अजीत जी, परेशान नहीं हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे ज्यादा शेयर था, वोट शेयर था, उससे ज्यादा आने वाला है। आप जरा जमीन पे, मेरे भाई, आप मेरे साथ चलो, जमीन पे उतरिए और आपको पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश घुमा के पश्चिमी से ईस्ट तक हम ले चलते हैं, और आप देखिए वहां पे क्या हालत हो रही है। क्या ये मैं मानता हूं के आधार पर मोदी जी के नाम पर हमें फायदा मिल रहा है, लोकप्रियता पर मिल रहा है। लेकिन सीटें आपको लग रही हैं? आपके पास कोई अच्छी बात कही इन्होंने, कम से कम इन्होंने कमिट किया। अभिसार, ये सीटें भी बता सकते हैं इनको, क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? अभिसार, एक बात है कि जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी का आपस में मुकाबला है, वहां तो कांग्रेस की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है, जो हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखा। लेकिन यूपी में जहां समाजवादी पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, जहां बसपा का एक अपना वोट बैंक है, मायावती का अपना वोट बैंक है, संक्षिप्त में जवाब कैसे बीजेपी इतनी जो कह रहे हैं कि उम्मीद से ज्यादा कितनी सीटें, और वो भी तब, वो कैसे संभव? वो भी तब जब 2002 से लगातार इनकी सीटें कम हो रही हैं। सवाल जवाब ले लेते हैं सिद्धार्थनाथ जी संक्षिप्त में। और आपको खुशी होगी कि जाति की दीवार अब क्या टूट गई है। 2002 से जब से आपकी सरकार गई थी और विकास की धारा बह रही है। सिद्धार्थ जी, 2002 में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री आपने बनाया था, 1 साल मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद आपकी 88 सीटें आई थी। 2007 में वो सीटें और गिर गई थी, जबकि आप भाजपा विपक्ष में थी, और 2012 में 2007 से भी कम हो गई सीटें, नंबर 4 पे आप आए। हमारी 57 सीटें आई थी, आप पहले ये क्यों नहीं बोलते 57 आई थी, वो क्यों नहीं बोलते? तो मैं यही तो कह रहा हूँ 2012 में और भी कम आई थी, तो आप ये आप दूसरा गिनाएंगे उसके बाद नहीं, पर आप यही तो जानना चाह रहे हैं मेरे पास 2012 और 2014 में ऐसा क्या फर्क हो गया, ये जानना चाह रहे हैं। तो लखनऊ की 5 विधानसभा सीटों में 4 हारे आप। बड़े मुद्दे लेके आएंगे, आइए अब उन मुद्दों पर नजर डालते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्धार्थनाथ सिंह, आलोक शर्मा और साथ ही मयंक गांधी। मगर आइए उन मुद्दों पर निगाह डालते हैं जो कि क्षेत्रीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, राज्य स्तरीय मुद्दे हैं, मगर जिनका राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव है। नजर डालते हैं।
वीएचपी के नेता प्रवीण तोगड़िया ने बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से राम मंदिर को लेकर अपना स्टैंड साफ करने की मांग की है। तोगड़िया ने कहा है कि उनका संगठन उसी को समर्थन देगा जो अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात करेंगे। तोगड़िया का कहना है कि मोदी भाषणों में राम मंदिर का जिक्र नहीं कर रहे हैं। वैसे हम आपको बता दें कि वाराणसी की सभा में मोदी ने कहा है कि यूपी के लोग रामराज चाहते हैं। नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए यूपी पर भले ही नजर गड़ाए बैठे हों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का कहना है कि मोदी यूपी में उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मुलायम मोदी, मुलायम मोदी, मुलायम मोदी, मुलायम साहब, हमारी जनता हमारे साथ खड़ी है। आपके सारे मोदी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बदायूं में हुई रैली में मुलायम ने मोदी को मानवता का हत्यारा तक कह दिया। यूपी की 80 सीटों में से मुलायम के पास अभी 22 सीटें हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपने चुनाव न लड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया है। आडवाणी ने कहा है कि वो रिटायर नहीं हो रहे और अगला चुनाव गुजरात की गांधीनगर से ही लड़ेंगे। आडवाणी 5 बार गांधीनगर से चुनाव जीत चुके हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि जेडीयू बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगा। पहला मौका होगा जब नीतीश अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक हलकों में जेडीयू के कांग्रेस से नजदीकियों की चर्चा थी, लेकिन अब कांग्रेस की आरजेडी से नजदीकियों ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया। ये गठबंधन उनका स्वाभाविक है, पहले से एलआई रहे हैं और आगे भी अभी भी यूपीए के साथी थे। हाँ, इसको पेश करने की जरूर कोशिश होगी, लेकिन उसमें कोई दम नहीं। जेडीयू मुकाबला करेगी? अरे बिल्कुल बिल्कुल, इस गठबंधन का आता पता नहीं रहेगा। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी से गठबंधन के बाद पिछले चुनाव में नीतीश को 20 सीटें और बीजेपी को 12 सीटें मिली थी।